क्या थार का दूसरा नाम हाहाकार रख देना चाहिए? क्योंकि थार सवार लोगों की हरकतें ऐसी ही हैं। सब नहीं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। थार के कोहराम की ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आई। यहां थार की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। नशे से यारी थार की सवारी इस तरह दूसरों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। सड़क का शैतान ऐसे आया और उसने तांडव मचा दिया। सड़क किनारे लगे आइसक्रीम के ठेले को टक्कर मारकर उसने उसे तोड़ा और फिर वहां खड़ी उस स्कूटी को भी घसीटता चला गया। थार की टक्कर से एक दंपत्ति समेत 4 लोग चोटिल हो गए। गनीमत रही कि कोई भी थार के नीचे नहीं आया। राहगीरों ने थार चालक अल्ताफ सलमानी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मेडिकल में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है। यूपी के हापुड़ से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया, जिसमें रॉन्ग साइड दौड़ रही कार ने कोहराम मचा दिया। कार घिसटते हुए रॉन्ग साइड से आई और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर मारने के बाद कार डिवाइडर पर चढ़ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा हापुड़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर हुआ। कार ड्राइवर ने 2 गलतियां की। पहली गलती रॉन्ग साइड में कार चलाना था और दूसरी गलती तेज रफ्तार। रफ्तार ज्यादा होने की वजह से कार बेकाबू हो गई और अनियंत्रित होकर बाइक को टक्कर मार दी। धक्का लगते ही बाइक पर सवार एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। हादसे का ये वीडियो बताता है कि किस तरह हाईवे पर कुछ लोग मनमाने तरीके से गाड़ी चलाते हैं और उनकी एक गलती से दूसरे लोग मुसीबत में आ जाते हैं। प्रचंड गर्मी न सिर्फ मैदानी इलाकों में कहर बरपा रही है, बल्कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को भी जला रही है। यहां के जंगलों में भीषण आग से दहशत का माहौल है। तस्वीरें रुद्रप्रयाग की हैं, जहां के जंगलों में ऐसी आग लगी जिसके धुएं का गुबार और लपटें रिहायशी बस्तियों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। जैसे जैसे मौसम का पारा हाई हो रहा है, वैसे वैसे आग की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। ये आग पहाड़ों के हर खजाने का खात्मा करने में जुटी है। हर साल गर्मी के मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आग की सूचना तत्काल देने की अपील की है। गुजरात के सूरत में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। उसे लगा कि लड़की को छेड़कर वो निकल जाएंगे, लेकिन जनता ने घेर कर न सिर्फ उसकी पिटाई की, बल्कि पूरे सूरत में इस छेड़छाड़ के आरोपी का जुलूस भी निकाला। लोग थप्पड़ मुक्के मार रहे थे और वो चिल्ला रहा था। स्थानीय लोग काफी गुस्से में थे। वो ऐसा सबक सिखाना चाहते थे ताकि कोई और बच्चियों पर हाथ डालने की हिम्मत ना करे। इसलिए पिटाई करते हुए उसे चारों ओर घुमा रहे थे। आरोपी के हाथ में हथकड़ी लगी थी। पिटाई से कपड़े फट गए थे। सिर पर चोट के निशान थे। वो लोगों से छोड़ देने की गुहार लगा रहा था, लेकिन जनता आक्रोशित थी। इसलिए पुलिस की बात भी मानने को तैयार नहीं थी। छेड़छाड़ के आरोपी के बचाव में जो कोई भी आ रहा था, लोग उसकी पिटाई कर दे रहे थे। आरोप है कि ट्यूशन आने जाने वाली लड़कियों से अक्सर छेड़खानी होती थी। आरोपी के मुताबिक ये व्यक्ति भी छेड़छाड़ करता था। लड़की ने जब परिजनों से इसकी शिकायत की तो माता पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और इसे पकड़ लिया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए और आरोपी की पिटाई करने लगे। हालांकि बाद में पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आरोपी को जनता के चंगुल से निकाला और गाड़ी में बिठाकर उसे थाने ले गए। इस घटना को लेकर सूरत में जबरदस्त आक्रोश है। लोग कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में चेन स्नैचिंग की एक और खौफनाक घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें एक चेन स्नैचर चेन लूटने के लिए महिला से काफी देर तक लड़ता हुआ दिखाई दिया। सुबह के वक्त महिला कहीं जा रही थी, तभी पीछे से एक युवक तेजी से आया और गले से चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन पहले प्रयास में वो फेल हो गया। इस बीच महिला ने वहां से भागने की कोशिश की तो चेन स्नेचर ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और गला पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लेकिन महिला भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने बदमाश के हाथ को पकड़ लिया तो चेन स्नेचर उसे घसीटने लगा। थोड़ी ही देर में उसने महिला के गले से चेन को निकाल लिया और वहां से फरार हो गया।
इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कर्नाटक के हुबली में हुई इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यूपी के फतेहपुर में मामूली बात को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठियां चली। दो पक्षों में हुई मारपीट में महिलाओं समेत 21 लोग घायल हो गए, जिसमें से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कोई गोलगप्पों का स्वाद तो हर किसी को भाता है और उसके बाद मिलने वाली कुरकुरी पापड़ी का मजा भी अलग ही होता है। लेकिन कभी सोचा है कि यही छोटी सी पापड़ी अगर बड़ा बवाल खड़ा कर दे तो? कुछ ऐसा ही मामला यूपी के बाराबंकी जिले से सामने आया है। एक्स्ट्रा पापड़ी नहीं मिली तो बदमाश इस कदर भड़के कि गोलगप्पे की दुकान में आग लगा दी। वीडियो शुरुआत से देखिए, एक युवक दुकान के बाहर पेट्रोल उड़ेल रहा है तो दूसरा टी-शर्ट से चेहरा छिपा रहा है। पेट्रोल छिड़कने के कुछ ही सेकंड बाद वही दूसरा युवक माचिस जलाकर आग लगा देता है। पल भर में दुकान लपटों में घिर जाती है और जोरदार धमाके से माहौल दहशत में बदल जाता है। दोनों आरोपी मौके से भाग निकलते हैं। मामला चिन्हट देवा मार्ग स्थित चखार चौराहे का है, जहां रात करीब 9 बजे कार सवार 4 युवक गोलगप्पे खाने पहुंचे थे, लेकिन एक्स्ट्रा पापड़ी की डिमांड झगड़े में बदल गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन देर रात 2 युवक फिर लौटे और पेट्रोल डालकर दुकान में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। अब बात महायुद्ध की करते हैं। अमेरिका ईरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम पर कोई समझौता होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुक्रवार रात को ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा जरूर, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने सीधे तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान आया ईरानी डेलीगेशन अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत को तैयार नहीं है। ईरानी डेलीगेशन ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा नहीं लेता है। ईरानी डेलीगेशन ने आसिम मुनीर से मुलाकात कर अपनी शर्तों वाला एक लिखित फ्रेमवर्क सौंप दिया है। ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका हमारी ये शर्तें माने तभी बातचीत होगी। वही खबर है कि ईरानी डेलीगेशन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करके अब ओमान जाने की तैयारी में है। तो देखिए, सुबह से जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, आखिरकार वही हुआ। ईरानी डेलीगेशन ने अमेरिकी डेलीगेशन से बातचीत करने से इनकार कर दिया। सुबह ही ईरानी डेलीगेशन ने यह अल्टीमेटम दे दिया था कि हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं। ईरानी डेलीगेशन ने कहा था कि हम पाकिस्तान में एक आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारा प्लान अमेरिकी अधिकारियों से मिलने का नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच बैठक का कोई कार्यक्रम नहीं है। एक समय में ईरानी और अमेरिकी दोनों डेलीगेशंस का पाकिस्तान में पहुंचना केवल एक संयोग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, सुबह से ही बातचीत को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, वो कंफ्यूजन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी नजर आया था। बातचीत से पहले ट्रंप ने यह खुद कहा था कि वो ईरान से बातचीत के लिए जल्दबाजी के मूड में नहीं है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका को एक ऑफर देना चाहता है। हम देखेंगे कि ऑफर अच्छा है कि नहीं और फिर आगे का फैसला लेंगे। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उसके पास फिलहाल कोई ऑफर नहीं है। अब आगे कब बातचीत होगी यह भी तय नहीं है। बातचीत होगी या नहीं, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। हालांकि आज सही वक्त था अमेरिकी डेलीगेशन के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही ईरानी डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान के अधिकारियों ने 2 राउंड बातचीत कर ली थी, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं रहा।
शांति वार्ता की सुखबुगाहट के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बातचीत की है। मुलाकात के दौरान आसिम मुनीर के अलावा पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और आसिम मुनीर के प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर जनरल सैयद जवाद तारिक भी मौजूद रहे। वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची के अलावा उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई भी मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी बातचीत का हिस्सा रहे। तो देखिए, ईरानी प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। आगे पाकिस्तान मध्यस्थ का काम करता रहेगा। पाकिस्तान अमेरिका की जो शर्तें हैं वो ईरान तक पहुंचाएगा और ईरान की ओर से जो शर्तें रखी जा रही हैं उन्हें अमेरिकी डेलीगेशन के सामने रखेगा। अगर शर्तों पर बात बनती है तो पाकिस्तान फाइनल तौर पर सीज फायर का ऐलान करेगा। हालांकि अमेरिका और ईरान इन दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी ये इतना आसान नहीं है। हालांकि पाकिस्तान युद्ध रुकवाकर क्रेडिट लेने का प्रयास जरूर जारी रखेगा और पूरी दुनिया भी यही चाहती है कि युद्ध रुके, क्योंकि इसका असर सभी के ऊपर पड़ रहा है। दरअसल पहले कहा गया था कि अगर किसी मुद्दे पर ईरान के साथ पेच फंसता है तो स्टैंड बाय में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की ओर से प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी थी और कहा था कि कोई दिक्कत आई तो जेडी वेंस मोर्चा संभालेंगे। और जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। कैरोलिन लेविट ने कहा, जेडी वेंस तैयार है और अगर हमें लगता है कि जेडी वेंस की जरूरत है तो वे पाकिस्तान जरूर जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान दोनों चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। हालांकि परमाणु संवर्धन और हॉर्मुज स्ट्रेट 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात बिगड़ रही है। वहीं आज हॉर्मुज के मुद्दे पर बात और बिगड़ गई। अमेरिका ने हॉर्मुज में माइंस बिछाने को लेकर ईरान को धमका दिया है और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि अगर हॉर्मुज में माइंस बिछाई गई तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। ईरान को यह धमकी अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दी। उन्होंने कहा कि ईरान माइंस बिछाने की कोशिश बिल्कुल न करे। पीट हेगसेथ ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को ईरान की उन सभी जहाजों को नष्ट करने का आदेश दिया है जो पानी में बारूदी सुरंगें बिछा रही है और हॉर्मुज को बंद करने पर प्रयास कर रही है। अगर कोई भी हमें पानी में बारूदी सुरंगें बिछाता मिला तो हम उन्हें गोली मारकर नष्ट कर देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास बातचीत का अच्छा मौका है और वो इस मौके का फायदा उठाकर समझौता कर सकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी सामने आई है। जो अमेरिका अभी तक जंग में अलग थलग पड़ रहा था, अब उसे हॉर्मुज को लेकर के कई देशों का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे देश हैं जो हॉर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद करने को तैयार हैं और इनमें सबसे बड़ा नाम है जर्मनी का। जर्मनी के रक्षा मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है कि माइंस हटाने के लिए वो जहाज तैनात करेगा और इटली की ओर से कहा गया है कि वो 4 जहाज हॉर्मुज भेज सकता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इटली की तरफ से जो कहा गया था, ये पहले कहा गया था, जॉर्जिया मेलोनी जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रही थी, हॉर्मुज खुलवाने के लिए अपने 4 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट भेज सकती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि अमेरिका को हॉर्मुज में कई देशों का साथ मिल भी रहा है, तो भी अमेरिका हॉर्मुज से माइंस को कैसे हटाएगा। आपको बता दें कि समंदर से बारूदी माइंस को हटाना यह कतई आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका ने माइंस हटाने का काम शुरू जरूर कर दिया है। खबर यह आ रही है कि अमेरिकी नौसेना के 19 जहाज इन माइंस को हटा रहे हैं। अमेरिका के 19 जहाज माइंस हटाने का काम कर रहे हैं। माइंस को खोजने के लिए लेजर और सोनार 2 तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये उन्नत तकनीक है और अमेरिका एक एक करके इन माइंस को नष्ट भी कर रहा है। ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। खबर यह है कि माइंस हटाने के लिए आने वाले दिनों में अंडर वाटर ड्रोन्स भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये माइंस को लोकेशन को स्कैन करते हैं और उनको नष्ट करते हैं। माइंस हटाने के लिए जापानी शिप भी हॉर्मुज पहुंचेंगे। तो देखिए, न सिर्फ जर्मनी, इटली, बल्कि अब जापान की ओर से भी मदद करने की बात कही जा रही है। तो देखिए, जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि ईरान की घेरेबंदी की तैयारी चल रही है। ईरान को झुकाने के लिए अमेरिका एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रहा है। हालांकि ईरान भी अपनी नई मिसाइलों के साथ तैयार होने का दावा कर रहा है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर भले ही सैकड़ों हमले किए हों, लेकिन ईरान की मिसाइल ताकत अब भी बरकरार है। ये वीडियो ईरान की मिसाइल सिटी का है, जिसे ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने जारी किया है। जुल्फकारी ने ईरान की नई मिसाइलें दिखाकर दावा किया कि ईरान की मिसाइलें खत्म नहीं हुई हैं। ईरान में मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी है और कई हफ्तों की जंग के बावजूद ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है।
America claims we have run out of missile missiles. वहीं खबर है कि ईरान के पास ड्रोन्स का भी बड़ा जखीरा है और ईरान के कोने कोने में मिसाइलें और ड्रोन्स बन रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने सड़क पर एक वर्कशॉप संचालक को जमकर पीटा। वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसमें दबंगों की दबंगई नजर आई है। पहले डंडे से हमला किया, फिर कार की बोनट में दबाकर पिटाई करने लगा। मारपीट का यह वीडियो ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र इलाके के जीटी रोड का है। दरअसल यह मारपीट गाड़ी के एसी को लेकर हुई। आरोप है कि एसी न ठीक करने से दबंग गुस्सा हो गए और वर्कशॉप संचालक को लाठी डंडे से मारने लगे। दबंगों ने उसे इतना मारा कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में मामला शांत होने पर वर्कशॉप संचालक ने मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस से शिकायत कर दी। महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे 53 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नागपुर से भंडारा के बीच मौदा के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। देखते देखते पूरा मंजर आग के गोले में बदल गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पीछे से आने वाला ट्रक खड़े ट्रक में सीधे जा घुसा और टक्कर के तुरंत बाद ट्रक में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में आग ने ड्राइवर केविन को अपनी चपेट में ले लिया। लपटें इतनी तेज थी कि ड्राइवर को संभलने या बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला और जिंदा जल गया। हादसे में सड़क किनारे खड़े ट्रक का ड्राइवर भी पूरी तरह घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल क्षेत्र में वी गार्ड कंपनी के बाहर चल रहा श्रमिकों का धरना प्रदर्शन आज अचानक उग्र हो गया। सैलरी बढ़ोतरी और बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों और पुलिस के बीच टकराव जैसे हालात बन गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंपनी परिसर से बाहर करने की कोशिश की तो हंगामा बढ़ गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। श्रमिकों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ श्रमिक बेहोश भी हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारी लगातार कंपनी के गेट पर डटे रहे और नारेबाजी करते रहे। फिलहाल कंपनी परिसर के बाहर तनाव बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि श्रमिक 2 दिन से कंपनी गेट के बाहर धरना दे रहे थे। अचानक स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की। गर्मियों के आते ही आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान के कोटपुतली में एक कबाड़ के गोदाम में ऐसी आग लगी जिसने 4 लोगों को जिंदा जला डाला। 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। गोदाम कबाड़ का था, इसलिए आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। लगातार हो रहे धमाकों के साथ आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन आग के बुझते बुझते 6 से ज्यादा घंटे बीत गए। आग बुझने के बाद अंदर जो शव मिले वो कंकाल बन चुके थे। उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। आशंका है कि एक महिला और 2 बच्चों समेत कुल 4 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, आग के बाद खाक हुआ कबाड़ गोदाम अवैध था। कई ड्रमों में केमिकल होने के बावजूद यहां आग बुझाने के कोई भी इंतजाम नहीं थे। आशंका है कि आग बीड़ी से निकली चिंगारी से भड़की। फॉरेंसिक टीम हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नया सरकारी बंगला भी सुर्खियों में आ गया। केजरीवाल के 95 लोधी एस्टेट बंगले को शीश महल 2 का नाम देते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि नए बंगले के रिनोवेशन पर भी केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में केजरीवाल के नए सरकारी बंगले 95 लोधी एस्टेट की तस्वीरें साझा की और दावा किया कि केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्च करके नया शीश महल बनवाया है। कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी एस्टेट। जब उसकी पिक्चर सामने आई तो हम हैरान हो गए।
प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल की सादगी वाले दावे को झूठा बताते हुए आप संयोजक से सवाल किया कि नया बंगला बनाने के लिए पैसे कहां से आए। ये जो नया शीश महल उन्होंने बनाया है, इसमें जितना पैसा लगा है वो पैसा कहां से खर्च हुआ और वो पैसा किसका है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, परवेश वर्मा द्वारा अरविंद केजरीवाल जी के घर की जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो पूरी तरह फर्जी हैं। मैं चुनौती देता हूं रेखा गुप्ता जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय और परवेश वर्मा अपना अपना घर जनता के लिए खोल दें। अरविंद केजरीवाल जी अपना घर खोल देंगे, जनता को पता चल जाएगा किसका घर कितना आलीशान है। इंटरनेट से निकाली हुई तस्वीरें, पिंटरेस्ट के ऊपर से निकाली हुई तस्वीरें, उनको झूठ तरीके से जनता के सामने परोसने का काम किया। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ही अपने नए सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब उनका नया बंगला भी विवादों में आ गया है। वहीं बीजेपी में शामिल हो चुके आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद राघव चड्ढा ने भी केजरीवाल के नए घर को लेकर शुरू हुए विवाद पर आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करने की नसीहत दी है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि शीश महल विवाद की वजह से ही आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई थी। जब पहला वाला शीश महल बना था, उसकी वजह से मेरा यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की छवि तार-तार हुई थी। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इन तमाम विषयों पर चिंतन करना चाहिए। कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब पार्टी हाईकमान सभी 7 सांसदों पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां इन सांसदों को पार्टी में बगावत का बिगुल फूंक दिया, तो वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब सियासी दांवपेच भी शुरू हो गए हैं। पार्टी के राज्यसभा में 3 सांसदों में बचे एक संजय सिंह ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि 7 सांसद का बीजेपी में जाना संसदीय नियमों के खिलाफ है। ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। संजय सिंह ने कहा कि वो उपराष्ट्रपति को सारे नियमों का हवाला देंगे और सभी 7 सांसदों की सदस्यता को रद्द करने की मांग करेंगे। मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन तीनों सांसदों पर तीखा तंज कसा है। भगवंत मान ने लिखा है कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को अच्छा बना देती हैं, मगर इनकी खुद की सब्जी नहीं बन सकती। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगा है, ताकि बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा मेंबरों को रिकॉल करने के लिए अपना पक्ष रख सकें। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। एक तरफ बीजेपी जहां दीदी यानी ममता बनर्जी का सियासी तिलिस्म तोड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की फायर ब्रांड नेता सायोनी घोष ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इस बार बंगाल में फिर से दीदी का जादू चलेगा। यहाँ पर सायोनी देखिए भवानीपुर पहुंची है, जहां ममता बनर्जी इस बार चुनावी ताल ठोक रही हैं। यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं माहौल तो यहाँ ममता दीदी का ही है, लेकिन इस माहौल को और ज्यादा गरमाने के लिए सायोनी घोष की एंट्री भी यहाँ हो गई है। लगातार दूसरे चरण से पहले सायोनी घोष इन इलाकों में चुनाव प्रचार कर रही है ममता बनर्जी के लिए, और यही महिला शक्ति ममता बनर्जी की ये मानकर चल रही है टीएमसी की उन्हें जीत दिलाएगी इस चुनाव में। और सायोनी घोष के चुनावी प्रचार की तारीफ इसलिए भी जोर शोर से हो रही है क्योंकि वो खूब गाने गा रही हैं, शेरो शायरी कर रही हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रही हैं। सायोनी जी एक फायर ब्रांड नेता, आपकी जो वीडियोस हैं जमकर इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को घेर रही हैं उस पर सबकी नजर है। बस ये ममता बनर्जी का जादू है बंगाल में जो चलता है। हम लोग तो बस सैनिक है, उनके वर्कर्स हैं, बाकी सब जलवा उन्हीं का है। तो बीजेपी तो बड़ी गदगद है, कह रही है जो पोलिंग परसेंटेज इस बार आया है वो तो उनके फेवर में रहे।
ये तो वो दावा करेंगी, दे कांट शो देमसेल्व्स टू बी अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? सो अब अगर प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री सारे यहाँ पे बैठ के झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बंगाल की धरती ममता बनर्जी की धरती है। आप जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं उसकी इतनी तारीफ हो रही है, क्योंकि आप शेरो शायरी कर रही हैं, आप गाने गा रही हैं और प्रतिद्वंदियों को जैसे घेर रही हैं, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो अब बीजेपी आप कह रही है जाने वाली है, तो बीजेपी के लिए कोई गाना नहीं? कोई बात है। अब देखिए, हम लोग 365 डेज रहते हैं मैदान में, काम करते हैं, तो थोड़ा नयापन आता है तो अच्छा लगता है सबको। एंड द पीपल ऑफ बंगाल आर वेरी वाइब्रेंट एंड कलरफुल, सो वी लाइक टू कीप आवर कैंपेन दैट वे। आपकी शायरी से भी बहुत ज्यादा आपकी चर्चा चल रही है, जैसे आप शेर सुना रही हैं और प्रतिद्वंदियों को इररिलेवेंट क्वेश्चंस, अभी सिर्फ काम। आप अच्छा, चलिए आप इस पे बताइए कि जो आप लोगों ने राज्य में महिलाओं के लिए वादे किए हैं, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या वो वोटों में तब्दील हो? वो आप लोगों से पूछिए, हमारी अपना ढिंडोरा तो हम खुद नहीं पीट सकते, पर लोग खुश है ममता बनर्जी के काम से, उसका मैंडेट दिखेगा। आखिर में आप लोगों पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है अब वो एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, ऐसे आरोप भी खुद भ्रष्टाचार के माउंटेन के टॉप पे बैठी हुई है, वो हमको ज्ञान न दे। और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बोलने की हैसियत ऐसे लोगों को नहीं है जिनके खुद के पास कोई डिग्री ना हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सायोनी घोष को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई है। मंच से तो खूब शायरी सुना रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल शायरी के मूड में थी नहीं। अभी उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, हम तो 365 दिन जमीन पर रहने वाले लोग हैं। बीजेपी के नेता भले ही चुनाव में यहाँ आकर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी जमीन पर असर दिखने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज। पश्चिम बंगाल में ठीक 4 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। उससे पहले आज बीजेपी समेत दूसरी प्रमुख पार्टियों ने बैटल ऑफ बंगाल के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी। बीजेपी की तरफ से जहां राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ने जीत के लिए हुंकार भरी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 4 मई को टीएमसी के गुंडों को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। 4 मई को जब रिजल्ट आएगा, टीएमसी के गुंडों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलने वाली है। यह अराजकता स्वीकार नहीं करेगा बंगाल। सीएम योगी ने पूछा, आखिर जय श्री राम बोलने में ममता दीदी को चिढ़ क्यों लगती है? बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। बंगाल में टेरर की प्रतीक, माफिया राज की प्रतीक, करप्शन की प्रतीक बनी हुई टीएमसी की सरकार ये है कि कुछ सुनने वाली नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल की जनता को टेरर, माफिया राज और करप्शन से मुक्ति दिलाकर फिर से भारत की पहचान का प्रतीक बनाना है। यूपी की सियासत इन दिनों गाजीपुर कांड पर उबाल मार रही है। दरअसल गाजीपुर के कटारिया गांव में 15 अप्रैल को गंगा नदी में एक किशोरी की लाश मिली थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचा, लेकिन उससे पहले ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। इस मामले पर सियासत तब और तेज हो गई जब अखिलेश ने 29 अप्रैल को गाजीपुर जाने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे पीड़ित सियाराम विश्वकर्मा के परिवार से मुलाकात करेंगे। अखिलेश ने कहा कि अब सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉर करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पीड़ित पक्ष से मिलने से नहीं रोक सकती। आपको सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉर करना पड़ेगा। आप बता के क्यों जा रहे हो? आप बता के मत जाइए। आप दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप दुख दर्द में शामिल होते जाइए। कैसे रोकेगी पुलिस? इधर बीजेपी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लाशों पर गिद्ध की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा लाश पर गिद्ध की राजनीति करती आई है। आखिर समाज को बांटकर, समाज में विखंडन पैदा करके मौत पर यह गिद्ध की राजनीति कब तक चलेगी? दरअसल गाजीपुर में जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा था, तो ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था। पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए गाजीपुर में एसपी के 2 विधायकों समेत 46 पर एफआईआर की है। गाजीपुर में जिस गांव में यह विवाद हुआ है, वहां ब्राह्मण और ठाकुर बिरादरी की संख्या ज्यादा है, जबकि मृतका विश्वकर्मा समाज से थी। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के जरिए अति पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इधर इस केस में नया मोड़ आया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अब तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे वो संतुष्ट हैं। कानून सही तरीके से काम कर रहा है। अब तक हम पुलिस की कार्रवाई पर संतुष्ट हैं। हमने जो तहरीर लिखवाई थी हरिओम पांडे को, वो जेल में है। आश्वासन दिए हैं सर कि हम
मुलजिम को गिरफ्तार कर लिए हैं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। हम ये थोड़ी सोच रहे हैं कि राजनीतिक दल कोई आकर के हमारे यहाँ, हमारी तो एक बेटी मरी है, दूसरे करके वो अपनी रोटी सेके, ये तो कोई मेरा मतलब नहीं है ना। क्योंकि देखिए कानून जो है हमारी नज़र से अपना काम सही ढंग से ही कर रही है। गाजियाबाद के यूट्यूबर और खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले सलीम वास्तिक को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 31 साल पुराने सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मर्डर, किडनैपिंग और रैंसम के केस में सलीम खान की 26 साल से तलाश थी। सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक ये वही शख्स है जिस पर करीब 2 महीने पहले जानलेवा हमला हुआ था। इस्लाम के खिलाफ बोलने को लेकर 2 युवकों ने इसी साल फरवरी में सलीम का गला काटने की कोशिश की थी और बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इस हमले के बाद सलीम जब अस्पताल से लौटा, खूब सहानुभूति बटोरी, टीवी पर आने लगा, सोशल मीडिया पर ज्ञान देने लगा। लेकिन अब यही सलीम एक 13 साल के मासूम का कातिल निकला। मामला साल 1995 का है, जब सलीम ने अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली में सीमेंट कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का दिन दहाड़े अपहरण किया। अगले दिन 30,000 रुपए की फिरौती मांगी और फिर मासूम की हत्या कर दी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई जाट की सलीम खान पर, जो उस वक्त बच्चे के स्कूल में मार्शल आर्ट सिखाता था। जुर्म कबूलने के बाद सलीम की निशानदेही पर बच्चे का शव भी बरामद हुआ। अगस्त 1997 में कोर्ट ने सलीम और उसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन नवंबर 2000 में सलीम पैरोल पर बाहर निकला और अचानक गायब हो गया। सलीम ने सालों तक पहचान बदली, कभी खुद को मृत बताया तो कभी नया नाम रखकर यूपी और हरियाणा में छिपता रहा। आखिरकार सलीम गाजियाबाद के लोनी इलाके में बस गया, जहां इसने कपड़ों की दुकान खोली और कुछ दिनों बाद यूट्यूबर बन गया। साल 1995 का मामला, साल 2000 में जमानत के बाद फरारी और अब 26 साल के बाद गिरफ्तारी। आखिर ये सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक पुलिस की पकड़ में आया कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के बाद ये पूरा मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने केस की गहन जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पुलिस ने उसका बैकग्राउंड और पुराना रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को सलीम की गतिविधियों पर शक हुआ और शक गहराने लगा। इसके बाद इस पर नजर रखने के लिए सर्विलांस और निगरानी शुरू की गई। टीम ने पुराने केसेस, रिकॉर्ड और दस्तावेज की बारीकी से पड़ताल की और आखिर में तस्वीर और फिंगरप्रिंट मिलान के जरिए सलीम वास्तिक उर्फ सलीम खान की पहचान पक्की कर दी गई। आखिर में पुलिस सलीम के घर पहुंची और उसकी गिरफ्तारी कर ली गई। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।